दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में वर्णित है। इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग अपने देश का संवैधानिक स्तर पर नाम देखेंगे और राज्यों के गठन और पुनर्गठन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके पहले का जो राज्यों का इतिहास के बारे में क्लास हुआ है, जिस संबंध में वीडियो जारी हो चुका है, उसको आप लोग एक बार पहले देख लें, ताकि इस टॉपिक्स को समझने में कहीं और आसानी आपको हो सकता है। तो हम लोग अपने मूल टॉपिक्स पर आएँ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत जो आर्टिकल अनुच्छेद पहला है वो क्या कहता है? वो कहता है अनुच्छेद 1 का पहला पार्ट जो है वो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या है पहला पार्ट में? तो वो है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ये जो लाइन है, इससे जो है दो बातों का स्पष्टीकरण होता है। पहला क्या स्पष्ट होता है? पहला स्पष्ट होता है कि हमारे देश का नाम क्या है, और दूसरा जो इससे स्पष्ट होता है वो है भारतीय संघ का स्वरूप क्या है। मतलब हमारे देश में राज्य पद्धति का प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है। तो देश का नाम, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ देश का नाम क्या है, तो देश का नाम है बन जाए भारत अर्थात इंडिया। मतलब क्या है कि हमारे देश का दो नाम हो गया, एक भारत और दूसरा जो है आपको इंडिया। तो दरअसल जब संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए बहस चल रहा था, तो उस समय ये दोनों नाम सामने आए। तो एक पक्ष के संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि हमारे देश का जो प्राचीन नाम भारत है वही रहने दिया जाए, जबकि कुछ दूसरे तरह के सदस्यों का मत था कि नहीं, भारत का जो आधुनिक नाम इंडिया है उसे रखा जाए। तो हुआ क्या अंततः फैसला कि ऐसा किया जाए कि प्राचीन और आधुनिक दोनों नाम अपने देश का रख लिया जाए। उसी का नतीजा हुआ कि भारत अर्थात इंडिया, तो ये दो नाम भारत का पड़ गया संविधान के अनुसार। अब दूसरा जो इसमें पार्ट होता है वो है कि भारतीय संघ का स्वरूप राज्य पद्धति का प्रकार चलता है। चूंकि भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया। तो राज्यों का यूनियन कहने का दो कारण रहता है। यूनियन क्यों कहा गया भारत को? तो इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण ये है कि भारत संघ जो बना है वह राज्यों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है। चूंकि जहाँ कहीं भी संघात्मक व्यवस्था है, और ख़ास करके संघात्मक व्यवस्था का जो सबसे बेहतरीन मॉडल वाला देश है अमेरिका, तो अमेरिका जो कि एक फेडरल कंट्री है, हमारा देश भी एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश माना जाता है रचना के दृष्टिकोण से, लेकिन विशेष उद्देश्यवश इसे फेडरल कंट्री नहीं कहा गया है, इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो होता क्या है कि अमेरिका जो कि संघात्मक व्यवस्था का सबसे बेहतरीन मॉडल माना जाता है, तो वहाँ जो संघ की विभिन्न इकाइयाँ हैं वो आपसी समझौते के द्वारा एक संघ का निर्माण किया, और जो है उसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी इकाइयाँ थी उन्होंने जो है एक समूह बनाया। कहने का मतलब, तो अमेरिका का जो संघ है वह राज्यों का समूह है,
लेकिन हमारा जो संघ है भारत का, वह कोई पर इकाइयों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह नैसर्गिक रूप से विकसित होकर के विभिन्न इकाइयां जो हैं वो सामूहिक रूप में रूप ले लेता है। किसका? भारतीय संघ का। तो अमेरिकी संघ की तरह जो उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम हमारा संघ नहीं है। तो पहला मतलब ये अंतर हो जाता है। और दूसरा जो अंतर होता है कि भारतीय संघ की जो विभिन्न इकाइयां हैं, मतलब जो राज्य है, उसको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अमेरिका के संघान जैसो संघवादी व्यवस्था में ये दोनों लक्षण अलग दिखाई। इस तरह से रचना के दृष्टिकोण से भले ही हम भारत को एक संघवादी व्यवस्था वाला देश बोलें, लेकिन विशेष उद्देश्यवश इसे जो है यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो ये जो है दो कारणवश भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया। इसलिए सिविल सर्विस की प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर के जो जनरल कंपटीशन तक का प्रतियोगिता परीक्षा होता है, उसमें से सबसे आसान जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को क्या कहा गया, तो विकल्प वहाँ पर फेडरेशन देता है, कन्फेडरेशन देता है, यूनियन देता है, और जो है सो दूसरा भी विकल्प देता है। तो याद रखना है हम लोगों को कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा गया है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। फेडरेशन का मतलब राज्यों का समूह है, और यूनियन का मतलब कि इकाइयां हैं। तो मतलब भारत का संघ स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, न कि यह राज्यों के समूह के रूप में सामने आया। तो ये हो गया। अब इसकी का दूसरा पार्ट, अनुच्छेद 1 का ही दूसरा पार्ट जो है वह कहता है भारत का राज्य क्षेत्र। मतलब क्या कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा, ये जो है सो दूसरे पार्ट में है भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें कहता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो हालांकि राज्यों के क्षेत्र मतलब क्या कि जो विभिन्न स्टेट है, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि, तो ये भी जो है भारत का क्षेत्र, यहाँ तक भारत का विस्तार माना जाएगा। दूसरा संघ क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। और तीसरा जो कैटेगरी है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र मतलब एक्वायर्ड क्षेत्र। तो ये जो अधिग्रहित क्षेत्र है उसके बारे में ये बात करता है कि अधिग्रहित क्षेत्र जो होगा वह भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। अधिग्रहित क्षेत्र, अधिग्रहित क्षेत्र। तो ये जो है एक्वायर्ड एरिया जो होगा वह भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। मतलब क्या है कि जो वैसा हिस्सा, वैसा क्षेत्र जो अभी भारत में शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में भारत सरकार के द्वारा वो भी हिस्सा भारत में मिला लिया जाता है, तो वो भी तो उस मिले हुए हिस्से तक भारत का विस्तार माना जा सकता है। सपोज कर लीजिए कि पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र जो है अभी भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि भारत सरकार पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को भारत में प्राप्त कर लेता है, उसे एक्वायर्ड कर लेता है, तो भारत का विस्तार कहाँ तक मान लिया जाएगा? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र तक मान लिया जाएगा। तो यही है भारत का राज्य क्षेत्र का विस्तार कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ माना जाएगा। तो इसका भी अनुच्छेद 1 में ही है। अब इसका जो आता है कि अनुच्छेद 2 पर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 2 संविधान का क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 जो है यह जो है कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के संबंध में यह चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार भारत में नए राज्य का कैसे एडमिशन हो सकता है या कैसे
स्थापना हो सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि बनाकर ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ जिसे वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती। मतलब क्या कि संघ में कोई नया राज्य शामिल कौन कर सकता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है संसद कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा, विधि बनाना पड़ेगा। और जो विधि और कानून बनेगा वह कैसा होगा? तो कहता है कि ऐसे शर्तों और निर्बंधनों, मतलब कि शर्त और बंधन, वैसा शर्त और वैसा बंधन जिसे संसद उचित समझे। मतलब क्या कि संसद अपनी समझ के आधार पर किसी भी एरिया को, क्षेत्र को अगर भारत में नए राज्य के रूप में स्थापित करता है या प्रवेश दिलाता है तो वो कानून ऐसा बनाएगा, अपनी शर्तों पर बनाएगा और उसी शर्त के आधार पर वह उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो संसद को 2 प्रकार का शक्ति प्राप्त हो जाता है इस अनुच्छेद 2 के द्वारा। वो क्या है? तो वो है कि संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। संघ में नए राज्य को कौन शामिल कर सकता है अनुच्छेद 2 के अनुसार? तो संसद, ये पहला उसका शक्ति हो गया। दूसरा हो गया नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, यह भी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। लेकिन ये दोनों में थोड़ा अंतर है। पहली जो शक्ति है वह नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। वह कैसा क्षेत्र होगा? तो कहता है पहले से मौजूद जो राज्य क्षेत्र होगा उसको अगर शामिल करना होगा तो वो जो है संसद कर सकती है नए राज्य के रूप में। दूसरा जो है कि नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, तो यह कैसा क्षेत्र होगा? यह वैसा क्षेत्र होगा जो भविष्य में अर्जित किया जाएगा, मतलब प्राप्त किया जाएगा। तो ये 2 तरह की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को प्राप्त हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझें। इसी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो है संविधान में 1974 में क्या हुआ था? 35वां संविधान संशोधन हुआ और इसी संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया। चूँकि इसके पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वह एक स्वतंत्र रियासत था। तो एक स्वतंत्र रियासत के रूप में जो सिक्किम था तो उसे पहले भारत में जो है शामिल करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या हुआ? 1974 में संविधान में 35वां संशोधन किया गया और ऐसा करके सिक्किम को भारत में सह राज्य बनाया गया, सह एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, एसोसिएटेड किया गया। तो सह राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला, मतलब एसोसिएट किया गया भारत में सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो है नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, यहाँ कहता है जो पहले से विद्यमान राज्य होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि जाकर के 1975 में फिर संविधान में 36वां संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्या किया गया कि भारत का राज्य घोषित कर दिया गया। तो यह भारत का राज्य बन गया। तो 35वां में सह राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन में यह भारत का राज्य बन जाता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 2 के बारे में संसद को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसका हम लोगों ने उदाहरण देखा। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर समझने का है कि संसद तो विधि बना करके ऐसा कर सकती है, लेकिन जो कहता है कि ऐसे निबंधनों और शर्तों के साथ
तो ऐसा निर्बंधन मतलब अंग्रेजी में उसको रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। तो वो क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है और क्या शर्त हो सकता है, और ये कैसे इसको अधिकार मिल गया संसद को कि अपनी मर्जी और अपनी शर्तों के आधार पर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है या उसे राज्य का दर्जा दे सकता है। तो यहाँ पर जबकि हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान है, हमारे देश को एक संघवादी व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, तो फिर यह अपनी शर्त का सवाल कहाँ से उठता है। तो इस मुद्दे पर जो है हमारा संविधान जो है अमेरिकी संविधान से भिन्न है। कहने का मतलब कि अमेरिका में जो संघवादी व्यवस्था का पैटर्न और स्वरूप है, वो पैटर्न और स्वरूप हमारे देश में संघवादी व्यवस्था का नहीं है। अमेरिका में जो संघवादी व्यवस्था अपनाया गया है वह राज्यों की समानता के सिद्धांत पर अपनाया गया है। तो राज्यों की समानता का क्या मतलब? तो अमेरिका में राज्यों की समानता के सिद्धांत पर संघवादी व्यवस्था अपनाया गया है। राज्यों की समानता का सिद्धांत, राज्यों की समानता का सिद्धांत जो है ये अमेरिका में अपनाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्यों का प्रतिनिधि हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में होता है। तो अमेरिका की जो राज्यसभा है उसे सीनेट कहा जाता है। तो सीनेट में जो प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों का होता है वह जो है सभी राज्यों से समान प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर होता है। कहने का मतलब कि अमेरिकी सीनेट में हर एक राज्य से 2-2 एमपी चुन करके जाते हैं, जबकि हमारे देश में बिहार से राज्यसभा के सदस्य बनने वालों की संख्या अलग है, यूपी से बनने वालों की संख्या अलग है, बंगाल से बनने वालों की संख्या अलग है। तो अमेरिका में जो है जो सीनेट का सदस्य बनता है, सीनेट का सदस्य बनता है वो हर एक राज्यों से 2 की संख्या में। तो अमेरिका में मान लीजिए कि 50 राज्य है, तो इसका मतलब है कि हर एक राज्य से 2-2 सीनेट का मेंबर बनेगा। तो मतलब सीनेट में सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 100 की संख्या हो जाएगी। दूसरा जो अंतर है अमेरिकी संघवादी व्यवस्था से भारतीय संघवादी व्यवस्था का, वो ये है कि अमेरिकी संसद मतलब वहाँ की कांग्रेस जो है राज्यों की सहमति के बिना उसके आकार प्रकार या नाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। जबकि भारत में किसी भी राज्यों का आकार संसद घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और इसके लिए राज्यों की राय को मानना भारतीय संसद के लिए कहीं से कोई मजबूरी नहीं है। तो ये अनुच्छेद 2 जो है इस तरह की व्यवस्था करता है। तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 2 के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 का जो व्यवस्था है यह जो है उन राज्य क्षेत्रों से संबंधित है जो फिलहाल भारत में शामिल नहीं रहा। तो उन राज्य क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत व्यवस्था किया गया। इस तरह से जो हम लोग क्या देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो यह कैसे हो सकता है कि जो है आपको नए राज्य का निर्माण हो सकता है, वर्तमान राज्य का जो क्षेत्र है या जो उसकी सीमा है या उसका जो नाम है उसमें परिवर्तन बदलाव कैसे हो सकता है? तो इसके लिए अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। मतलब संसद एक कानून बना लेगी और उस कानून बना करके वह जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और जो वर्तमान में राज्य हैं उनके क्षेत्रों में बदलाव कर सकती है, उसकी सीमा में फेरबदल कर सकती है या उसके नाम को बदल सकती है। उदाहरण के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये ए नाम का राज्य है और ये बी नाम का राज्य है। तो ये ए नाम का राज्य हो गया और ये बी नाम का राज्य हो गया।
तो अगर ए से कुछ काट लिया जाए ये हिस्सा, तो सपोज कर लीजिए कि ये सी नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि या ए और बी नाम का जो दो अलग अलग राज्य है, तो इसका कुछ हिस्सा काट लें और इसका कुछ हिस्सा काट लें और जो है एक अलग राज्य हम लोग बना दें, ये राज्य डी हो गया। तो इस तरह से जो है राज्यों का निर्माण हो सकता है कि जो पहले से अस्तित्व में राज्य हैं उसका कुछ हिस्सा काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए, या दो से अधिक जो राज्य है उन राज्यों का कुछ कुछ हिस्सा काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए। तो इस तरह से नया राज्य बन सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये संसद कानून बना करके ऐसा कर सकती है। जैसा कि उदाहरण के लिए पहले बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन बिहार का जो हिस्सा था उन्हें दक्षिणी हिस्सा उसको काट करके वर्ष 2000 में झारखंड नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया। तो इस तरह से बिहार का कुछ हिस्सा काट करके एक नया राज्य बना और जिस राज्य को हम लोग झारखंड राज्य कहते हैं। तो ये एक ही व्यवस्था है। लेकिन जो है फिर आगे बी में क्या कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र भी बढ़ा सकती है संसद कानून बना करके। मान लीजिए कि ये जो है सो ए और बी नाम का कोई राज्य है, ये और ये नाम का राज्य है, तो हो सकता है कि बी ए नाम का जो राज्य है इसमें से इस राज्य में किसी दूसरे तीसरे राज्य का कुछ हिस्सा शामिल कर दिया जाए, ये सी नाम का राज्य, ये डी नाम का राज्य। तो इस तरह से कि कोई अलग का नया हिस्सा किसी राज्य का काट करके जो है उस राज्य में मिलाया जा सकता है। तो इस तरह से उस राज्य का क्या हो जाएगा, आकार बढ़ सकता है। या हो सकता है कि जो अर्जित क्षेत्र हो भविष्य में, मतलब क्या है कि भारत सरकार को जो कोई नया इलाका दूसरे देशों से प्राप्त हो उसको जो है किसी दूसरे राज्य में शामिल कर दिया जाए। सपोज कर लीजिए कि राजस्थान हमारा एक राज्य है, अगर जो है या पंजाब हमारा राज्य है, तो पंजाब जो हमारा राज्य है बगल में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो कुछ हिस्सा भारत को प्राप्त हो जाता है पंजाब से सटा हुआ। तो संसद की मर्जी कि उस जो प्राप्त राज्य हुआ, क्षेत्र हुआ पंजाब पाकिस्तान से नया, उसको क्या हम नया राज्य बना दें या पंजाब का हिस्सा बना दें। हो सकता है कि नया राज्य अगर संसद नहीं बनाना चाहे तो क्या कर सकती है संसद कि पाकिस्तान से प्राप्त पंजाब से सटे हिस्से को पंजाब में ही शामिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पंजाब का आकार बढ़ जाएगा। या हरियाणा और बगल का पड़ोसी राज्य है उसका कुछ हिस्सा काट करके पंजाब में मिला दिया जाए तो पंजाब का आकार इस तरह से बढ़ जाएगा। दूसरा फिर इसमें क्या कहता है कि आकार घटा सकता है, तो किसी राज्य का कुछ हिस्सा काट करके उसका आकार घटाया जा सकता है। जैसे कि बिहार का कुछ हिस्सा काट लिया गया, झारखंड राज्य बना तो बिहार का आकार घटा, तो ये काम कर सकता है। कहता उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है कि अब जैसे बिहार एक अलग, बिहार को काट करके अलग राज्य बना दिया गया तो जो है सो बिहार की सीमा में तो परिवर्तन हो ही गया। या फिर हम लोग आगे देखेंगे कि बंगाल का में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एक छोटा सा क्षेत्र था बेरुबारी क्षेत्र, वो आगे चल करके भारत सरकार ने 1960 में पश्चिम जो है सो बंगला ये पाकिस्तान को दे दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि बंगाल के सीमा में परिवर्तन हो जाता है कि उसका एक हिस्सा बेरुबारी 1960 में भारत सरकार ने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल के सीमा में परिवर्तन हो गया। और फिर है कहता है कि उसके नाम में भी जो है सो परिवर्तन कर सकती है, तो संसद कानून बना करके किसी भी राज्य का नाम भी बदल दे सकती है। तो ये जो है आपको संसद को ये अधिकार है कि वो एक जो है इस तरह से राज्यों के बारे में फेरबदल कर सकता है। जैसे कि देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो अभी का नाम है, तो पश्चिम बंगाल से यह आवाज़ उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल दिया जाए। तो भले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा इसके बारे में एक प्रस्ताव पारित कर दे, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर देने से ही पश्चिम बंगाल का नाम नहीं बदल जाएगा। इसके लिए वो प्रस्ताव उसको संसद के पास भेजना होगा। अब संसद अगर चाहे
तो उस प्रस्ताव को मान लेगी, और संसद जब मान लेगी तो पश्चिम बंगाल का नाम बदल जाएगा, और संसद अगर नाम नहीं मानेगी तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं बदल सकता है। कहने का मतलब क्या कि राज्य की इच्छा यहाँ पर कुछ नहीं चल पाता है। राज्य की इच्छा या सहमति कैसी है इससे संसद को मतलब नहीं है। संसद की अपनी मर्जी कि वो क्या करना चाहती है, राज्य की मर्जी के खिलाफ भी संसद काम कर सकती है। तो ये जो है सो आपको अनुच्छेद 3 कहता है। लेकिन इसके साथ 2 शर्त लगा हुआ है कि संसद जो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी राज्य में बदलाव कर सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसके आकार प्रकार में जैसे परिवर्तन कर सकता है कि यह कर सकती है, तो यह कैसे कर सकती है, तो इसके लिए 2 शर्त है। पहला शर्त क्या है कि ऐसा जो विधेयक लाएगी कानून बनाने के लिए संसद में सरकार, तो वो ऐसे ही संसद में सरकार उस विधेयक को नहीं ला सकती है कानून बनाने के लिए। इसके पहले उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेना होगा। मतलब क्या है कि राज्यों के संबंध में जो कानून बनाना चाहेगी संसद, तो वह अचानक उठ करके संसद में उस विधेयक को नहीं ला सकती है। संसद में लाने से पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति से पहले इस विधेयक के बारे में सहमति ले लेना होगा, मंजूरी लेना होगा। और जब राष्ट्रपति से मंजूरी ले लिया जाएगा तब उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, दूसरा शर्त है कि उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल, मतलब क्या है कि जिस राज्य में बदलाव करने का या प्रावधान होगा, उस राज्य के विधानमंडल असेंबली के पास उस विधेयक को भेज देगा। किस लिए भेजेगा, तो उस राज्य की सहमति के लिए कि भाई जिस राज्य का आप किस्मत बदलना चाहते हैं या उसका आकार प्रकार बदलना चाहते हैं, जरा उसका क्या व्यू है, क्या दृष्टिकोण है, वो जान लिया जाए। तो पहला शर्त कि संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी चाहिए उस विधेयक को। दूसरा शर्त कि जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल असेंबली के पास भेजा जाएगा उसका विचार, राय, दृष्टिकोण जानने के लिए। और जब ये विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजने के दौरान कि भाई आपको इतने दिनों के अंदर इस विधेयक पर आपको एक राय दे देना है कि आप चाहते हैं बदलाव या नहीं चाहते हैं। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित समय होगा, उस निर्धारित समय के अंदर राज्य विधानमंडल अपना मत या अपना दृष्टिकोण, राय व्यक्त करके उसे वापस भेज देगा। और जब वापस भेजेगा तब अब संसद की मर्जी है कि उस राज्य विधानमंडल की राय को, विचार को माने या न माने। अगर मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल ने कुछ अलग राय व्यक्त किया है, जो राय संसद की राय से अलग है, तो संभव है कि संसद इस राय को नहीं माने, तो वह अपनी मर्जी के अनुसार पंजायत बदलाव और परिवर्तन कर सकती इस संबंध में। तो ये अनुच्छेद 3 ये कहता है। और ऐसा जो है होता क्या है कि अब सवाल उठता है कि ये 2 और 3 जो अनुच्छेद है इसमें हम लोग क्या देखते हैं। तो अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होता है कि अनुच्छेद 2 भी तो वही कहता है जो अनुच्छेद 3 कहता है, लेकिन दोनों में बारीकी से अगर आप अध्ययन करें तो अंतर हो जाएगा। अंतर क्या कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वैसे राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा भारत में दिया जा सकता है जो कि अर्जित क्षेत्र है, मतलब जो पहले से भारत में शामिल नहीं रहा, भविष्य में जैसे सरकार ने शामिल कर लिए, आगे चल करके सरकार ने उस क्षेत्र को प्राप्त किया है, तो उसको राज्य का दर्जा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया जा सकता है। और जो क्षेत्र पहले से भारत में शामिल है उसके लिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। तो यह 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो विधि बना करके कार्य करेगी वह कार्य उसका अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब क्या कि संसद साधारण बहुमत के द्वारा संसद में राज्यों के संबंध में कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, और यह संविधान में संशोधन नहीं माना जा सकता है। ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें
भारतीय संघ और इसकी इकाई राज्य के संबंध में, तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि भारतीय संघ और उसकी इकाई जो है विभिन्न राज्यों के बारे में, तो यह कह सकते हैं कि भारतीय संघ जो है, भारतीय जो संघ है, भारतीय संघ क्या है, यह जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। कार है कि वह राज्यों का भाग विधाता बना हुआ है। मतलब क्या कि संसद जब चाहे किसी राज्यों का अस्तित्व मिटा सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि भारतीय संघ जो है वह विनाशी राज्यों का, मतलब क्या राज्य को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, और जो है अविनाशी संघ है, मतलब हमारा जो राष्ट्र है जो है वह बना हुआ बचा रहेगा, उसमें कोई फिर बदलाव नहीं, वो उसका नाश नहीं हो सकता है भारतीय संघ का, लेकिन राज्यों का नाश हो सकता है। यही निष्कर्ष निकलता है। अब एक सवाल उठता है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को देखने के बाद कि क्या भारतीय संघ का या भारतीय संघ का कोई हिस्सा क्या विदेश को या किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। खास करके अनुच्छेद 3 का मामला यहाँ पर सामने आता है। तो इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। 1958 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के अंतर्गत क्या था मामला कि पश्चिम अभी का जो पश्चिम बंगाल है उसके अंतर्गत एक बेरूबारी क्षेत्र था। ये 1958 में भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत भारत सरकार को पश्चिम बंगाल का जो ये बेरूबारी एरिया था वो पश्चिम पाकिस्तान को दे देना था। लेकिन जब इसकी घोषणा हुई तो देश में हो हल्ला मचा, और जब हो हल्ला मचा तब भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगा, सलाह मांगा। किसने मांगा? तो राष्ट्रपति ने। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी ज्वलंत मुद्दे पर, बर्निंग टॉपिक से रिलेटेड, वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से भारत का राष्ट्रपति सलाह मांगा कि भाई आप ये बताइए कि देश का कुछ हिस्सा क्या विदेशों को दिया जा सकता है, संसद को यह अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में इस पर अपनी सलाह दे दी। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि भाई अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अब भारत को ये अधिकार नहीं है कि वह कुछ हिस्सा भारत का किसी दूसरे देश को दे सके। तो कहा कि इसके लिए जो है भारत सरकार को संविधान या संसद में जाकर के संविधान संशोधन करना होगा। तो मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप ऐसे साधारण विधि बना करके भारत का कोई हिस्सा दूसरे देशों को नहीं दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं? तो कहा कि आपको संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब साधारण विधि बना करके भारत सरकार के द्वारा भारत का कुछ हिस्सा दुनिया के दूसरे देशों को नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। ये जो है आपको अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा कि ये 368 के अधीन आपको संविधान संशोधन करना होगा। और उसी का नतीजा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दिया तब जाकर के उसी का नतीजा हुआ कि संविधान में नवा संविधान संशोधन हुआ। कब? 1960। और इसके द्वारा जाकर के बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को भारत सरकार ने सौंपा। वो क्षेत्र आज के
जो है बांग्लादेश में पड़ता है। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और सलाह दिया। वो क्या सलाह दिया? कहा कि यदि सीमा निर्धारण विवाद को हल करना चाहती है भारत सरकार, तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह काम कार्यपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब सरकार अपने स्तर से ही सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए ऐसा काम कर सकती है। तो सीमा निर्धारण विवाद के सवाल पर सीमा निर्धारण जो विवाद है, कहा कि इस संबंध में साधारण विधि बनी है, ये जो है संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका स्तर पर ही भारत सरकार, मतलब कि सरकारी स्तर पर ही भारत सरकार ये काम कर सकती है। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक्स था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो समाप्त होता है। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करें, फिर नेक्स्ट डे दूसरे क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।